प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से सीयूटी के सीरीज में। भूगोल के अगले क्रम में हम आ चुके हैं। जो आप लोगों ने पहले 25 प्रश्न देखा था उसके अगले क्रम में हम बढ़ेंगे और आज भी हम लगभग 2-3 चैप्टर को ही लेकर के यहाँ पे प्रश्न लाए हैं। जैसे कि अगर हम देखें मानव बस्ती, मानव भूगोल और ऐसे ही 2-3 चैप्टरों से मैंने प्रश्न उठाए हैं। हर बार क्या होता था, मैं मिक्स प्रश्न उठाता था तो आप लोग मिक्स प्रश्न करते थे। ऐसे आपके चैप्टर भी तैयार होते जाएंगे। जिन लोगों ने कुछ चैप्टर नहीं तैयार होंगे उनके चैप्टर भी तैयार हो जाएंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं। अपने इस प्यारे से लिंक को शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो भी बिहार आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी लोग आर्ट्स से सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन जो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस सीरीज में आ चुके हैं 18 डे पे और ये है आपका अपना स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल जिसे आप अपने सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। यहाँ आपको मिल रही है प्री पीडीएफ नोट्स, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं इन सभी क्वेश्चन के आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बेहतरीन, एकदम बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट के साथ आपको लेक्चर भी फ्री में दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम यहाँ आ चुके हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए 18वें दिन। और ये हम देख रहे हैं भूगोल की हम सीरीज में आज बाकी के 25 प्रश्न देखेंगे। ये 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बने रहिए अंत तक ताकि आप भी देख सके कि इन 25 प्रश्नों में 2 से 3 चैप्टर में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। आपसे अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो नहीं है, यानी कि इसमें नहीं बताना है। हम यहाँ हो जाते हैं कंफ्यूज और हमने इसको नहीं पढ़ा, हमने आगे की चीजें पढ़ करके उसके आधार पे हम आंसर दे देते हैं। तो विरल मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है सघन। सघन मतलब घना बसा हुआ। विरल मतलब क्या होता है? कम आबादी वाला। इसका मतलब क्या हुआ? कम आबादी, यानी कि कम आबादी, कम आबादी, कम आबादी वाला क्षेत्र। ठीक है, कम आबादी वाला क्षेत्र। तो अब ऐसे क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं जहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को हम क्या करते हैं? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। ये कौन होंगे? अटाकामा, भूमध्य रेखी, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवी। आप लोगों को पता है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 0 से 6, याद रखिएगा 0 से 6 आयु में कन्या शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? एक तो शिशु की बात कर रहा है, वो भी किसकी? कन्या की, यानी लड़कियों की। कहां पे कम है यही आपको बताना है। गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। आप देखेंगे हरियाणा को लिंगानुपात में सबसे कम माना गया था। ठीक है ना, और इसीलिए यहीं से शुरू हुआ क्या? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ? यहीं से। ठीक है, हरियाणा से। तो याद रखिएगा, ये थोड़े थोड़े प्रश्न है जो जुड़े हुए हैं, आ सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। यूएनडीपी की, हाँ, मानव विकास भी इसमें शामिल है ना। जैसे मानव भूगोल से मैंने 2-3 चैप्टर लिए हैं, मानव भूगोल को भी लिया है और मानव विकास, बस्ती, ऐसे मतलब करके लिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिए और आंसर दीजिए, अंत तक बने रहिए। देखो भाई, यूएनडीपी आप लोगों ने देखा है, यूएनडीपी क्या करता है? एचडीआई जारी करता है। ठीक है ना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यही जारी करता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित 3 संकेतकों में से किसको मिलाकर विकास को मापती है? तो सबको मैंने बताया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे क्या है, जो हमारे रिसोर्स हैं उनके तक पहुंच। ठीक है ना, संसाधनों तक पहुंच के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संसाधन नहीं दिया है, लेकिन देखिए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और संसाधन नहीं दिया, उसकी जगह पे जीवन स्तर दिया है। कृषि विकास या जीवन स्तर, औसत वेतन या जीवन स्तर। तो यहाँ औद्योगिक दे दिया, औद्योगिक से कोई मतलब नहीं। ये हमारा सही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, हेल्थ, फिर क्या, एजुकेशन
और फिर मैंने आप लोगों को बताया था रिसोर्स, ये रिसोर्स तक की पहुंच इनकी कितनी है, संसाधनों तक पहुंच कितनी है, इसके आधार पे इन लोगों ने बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सॉरी जी। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। भारत में किस आयु वर्ग को आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है? देखिए, उत्पादक और दूसरी बात कर रहा है आयु वर्ग। आयु वर्ग में मैंने आप लोगों को 3 बताया था, 0 से 14, फिर है 15 से 59, और एक होता है 60 प्लस, है ना, 60 प्लस। ये 3 आपके आयु वर्ग होते हैं। तो देखिए, उत्पादक कौन होगा? ये 0 यहां मैं लिख दे रहा हूं, 0 से 14, 15 से 59, और ये 59 है जी, और 60 प्लस। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों तो आश्रित हो गए। ठीक है, आश्रित, ये होते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक कौन हो गया? तो देखिए, आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या सही है? बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण है? महिलाओं की जब भी प्रवास की बात आएगी, एक ही चीज याद रखिएगा, इनका विवाह। ठीक है ना, शादी का होगा भैया, शादी महिलाओं की। और बिहार की स्थिति तो मैं क्या बताऊं भाई साहब, बिहार है ना, बिहार में क्या है कि 10 या 10+2 जहां हुआ तो मैक्सिमम क्या होते हैं, विवाह हो जाते हैं, है ना, बच्चियों की। लड़कों के भी बहुत ज्यादा एज नहीं, लेकिन लगभग यही। जबकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनकी एज कम से कम 21-22 चली जाएगी ग्रेजुएशन करते करते। लेकिन वहां पे क्या है कि शिक्षा का स्तर मुझे तो लग रहा है बच्चियों के लिए कम ही है, क्योंकि अगर उनकी शादी इंटर हाई स्कूल के बाद हम कर दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है समाज हमारा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैं वहाँ की चीजें जब से देख पा रहा हूँ बिहार को, तब से मैंने ये चीजें देखी हैं। तो कौन सी धारा प्रवाह है? देखिए, ये है। लेकिन अगर पुरुष पूछे, अगर पुरुष पूछ देगा, पुरुष पूछ देगा, पुरुष जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा, पुरुष में क्या होंगे? शिक्षा होंगे, रोजगार होंगे, व्यापार होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पुरुष को पूछेगा तो वो क्या होंगे? ये होंगे कार्य और रोजगार। ठीक है, अगर पुरुष जब भी पूछेगा, याद रखिएगा, पुरुष के रूप में मुख्य रूप से कार्य और रोजगार होंगे। पुरुष के रूप में मुख्य रूप से क्या होंगे? कार्य और रोजगार। तो याद रखिएगा, पुरुष के लिए कार्य और रोजगार के लिए वो ज्यादातर बाहर जाते हैं, और महिलाएं हमेशा याद रखिएगा किसके कारण? विवाह के कारण महिलाएं जाती हैं प्रवास के कार्यक्रम में। आगे बढ़े, चलो जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को संदर्भित करता है? याद रखिएगा, जनसंख्या वितरण, किस प्रकार से जनसंख्या कहां कहां फैली हुई, वितरण मैंने आप लोग को बताया था कि किस प्रकार से जनसंख्या का इधर उधर बंटवारा है उनको। तो देखिए, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या समय के साथ कैसे बदलती है, ये किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संबंध में, मरने वाले लोगों की संख्या नहीं, जिस तरह लोग किसी दिए गए क्षेत्र में फैले हुए हैं ना जी। ये देखिए कैसे वहां फैलाव है, कैसे वहां पे उनका बंटवारा है, यही सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इनको ध्यान देते रहिएगा। और बताएं, सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं? देखिए जी, तैयारी इतनी अच्छी कीजिए कि आप अगर डीयू सोचे हैं, आप अगर एयू सोचे हैं, अगर आप बीएचयू सोचे हैं तो आपको मिल जाए, है ना। इंग्लिश के मैं लास्ट में कुछ प्रश्न आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगा। अभी इंग्लिश का एक ही सेशन गया है 50 क्वेश्चन का, मैं इंग्लिश का सोच रहा हूँ कि लास्ट में दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ इंग्लिश की समस्याएं हैं और कंपलसरी चुकी है हिंदी और इंग्लिश में से, तो मैं दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, इनमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास का आंतरिक कारक नहीं है? फिर से देखिए क्या सवाल पूछा है, नहीं है। आप है मत समझ लीजिएगा, यहाँ दो चीजें दी हैं, वृद्धि, ये वृद्धि जो होती है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, यानी कि जबकि जो विकास होगा ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो देखिए, वंशीगत, बुद्धिमत्ता, सामाजिक स्वभाव, माँ के गर्भ से अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा? जो देखिए वृद्धि और विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे माँ के पेट में आते हैं तब से ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा
एक तथ्य नहीं है, याद रखिए तथ्य नहीं है पूछा जा रहा है। पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी। याद रखिएगा 500 के आसपास पूछ रहा है, ठीक है ना। जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब पहुंचने में 100 साल लगे, है ना। जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रथम चरण में जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्रथम चरण में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा ऐसे जो बनाया गया था, याद है। ये प्रथम अवस्था थी, ये द्वितीय अवस्था थी, ये तृतीय अवस्था थी। आप लोग को ये ग्राफ बना करके दिखाया गया, तो सी इज द राइट ऑप्शन होगा। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मैंने एक एक चीज आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अगर जो भी लोग थ्योरेटिकल क्लास किए होंगे तो उनको तो एकदम क्लियर होगा, कभी मुझे नहीं लगता कि भूलेंगे। देखिए, निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर है। निर्भरता अनुपात, है ना, निर्भरता अनुपात। तो यहां देखिए आयु, शिक्षा, लिंग, जाति, आयु पे जी, एज, ये आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण मैंने अभी बताया। देखिए यहाँ क्या पूछा है, पुरुष प्रवास, और कौन सा कारण पूछा जा रहा है, तो शिक्षा, रोजगार, व्यापार, शादी, सब हैं, थोड़े बोड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी आप देखेंगे बी इज द राइट आंसर। काम के सिलसिले में आप देखते हैं बिहार से लोग, पटना से लोग कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शुष्क बस्तियां, शुष्क बिंदु, सॉरी शुष्क बिंदु, बस्तियां आम छोड़ा गया। अरे, शुष्क बस्तियां आम हैं, किस चीज के लिए आम है, कहाँ सबसे ज्यादा शुष्क बस्तियां पाई जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा शुष्क बस्तियां कहाँ, डेल्टा, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान या वर्षा छाया। ये है ए, कहाँ पे, डेल्टा छाया क्षेत्र, ये इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। आगे देखिए, हिमालयी राज्यों में किस प्रकार की बस्ती मिलने की अधिक संभावना होती है। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वत के ढालों पे, ऐसे ढालों पे कैसे मिलेंगी, सीढ़ीदार, है ना। अब सीढ़ीदार मिलती हैं, लेकिन सीढ़ीदार को लेकर के अगर हम रहें तो यहाँ पे कौन मिलेंगी, देखिए बी, यानी कि तीतर बीतर। कैसी मिलती हैं, तीतर बीतर। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, तीतर बीतर के रूप में मिलेंगी। चलिए, तीतर बीतर बस्तियां मिलती हैं कहाँ पे, जो हमारे, आप देखेंगे कि जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे तीतर बीतर बस्तियां मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई, याद रखिएगा, वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों का उपस्थिति उम्मीद की जाती है। बिखरा हुआ कहाँ मिलता है, अगर हम बात करें बिखरा हुआ कहाँ मिलता है, तो गंगा के जलोढ़ मैदान में, राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, हिमालय की निचली घाटियां, उत्तर पूर्वी में जंगल और पहाड़ियां। ये देखिए उत्तर पूर्वी में जंगल और पहाड़ियां, यानी आप देखेंगे डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। आगे चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक मिनट जी, चलो आगे चलें। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कानून के तहत अधिसूचित है। आप देखेंगे यहाँ पे जनगणना शहर अधिसूचित है, कानून के आधार पे पूछा जा रहा है, संबंधित शहर के राज्य केंद्र शासित पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे जनगणना शहर, आस्था वैधानिक नगर, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे अगर इसकी बात करें हम तो यही है आस्था वैधानिक नगर, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा। रैखिक बस्तियों के बारे में, रैखिक बस्तियां क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, सड़क उड़क के किनारे, ऐसे अगर रोडों के किनारे हो गया, नदियां ऐसे गई हैं, इनके किनारे किनारे ऐसे लोग घर बना लिए, ये रैखिक बस्तियां होती हैं। कौन सा कथन सही है, रैखिक बस्ती। रैखिक बस्तियों के मैंने प्रकार बता दिए। अब देखिए, रैखिक बस्तियां वे बस्तियां जहां इमारतें लाइनों में बनाई जाती हैं, अक्सर ये भौगोलिक विशेषता, जैसे झील, नदी, हाँ ये सही है, पहला सही है। रैखिक बस्तियों को चेन, ग्राम या रिबन विकास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जी सही है। रैखिक बस्तियों का आकार आमतौर पर छोटा, नहीं ये जरूरी नहीं कि छोटा हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि छोटा ही हो, ये एकदम बिल्कुल जरूरी नहीं, छोटा या लंबा होता है नहीं। ए और बी इज द राइट आंसर।
यानी डी आप देखेंगे, डी आपकी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य रूप से शहरी थी, जिसमें से भी अधिक सुविधाएं थी। किससे अधिक सुविधाएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता देखिए पुरानी तो थी, अब उसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें थी तो किस रूप में थी, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा देखिए क्या है, हुआंग हे वैली चीन, मेसोपोटामिया, नील नदी घाटी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। यहां हम देखेंगे मेसोपोटामिया। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो जो पहली सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता मिलती है कौन है? मेसोपोटामिया। ठीक है, अगर हम दूसरी सभ्यता की बात करें तो दूसरी सभ्यता जो हमें मिलती है वो कौन है? आप देखेंगे इजिप्टियन कल्चर, यानी कि जो आप देखेंगे अफ्रीका में। तीसरी जो आप देखते हैं तो सिंधु घाटी, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हो गई तीसरी। चौथी जो आप देखते हैं कल्चर वो है चाइना। ठीक है, तो ये इतने प्रकार से मेसोपोटामिया, ये है इजिप्टियन, इंडियन, फिर चाइनीज, ये हमारी भारतीय सभ्यताएं हैं जो हमारी विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं, चारों सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है ना, क्रम ये है। चलिए 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, केवल एक प्रकार की गतिविधि के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र क्या होता है? कोई एक काम जिस क्षेत्र में होता हो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, आर्थिक क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निपटान की सही परिभाषा है? निपटान, निपटान की सही परिभाषा कौन देता है? इन सभी में से निपटान के बारे में हमें सही बताना है। बस्ती से तात्पर्य अथवा इसके, बस्ती से तात्पर्य अथवा तात्पर्य आवास इकाइयों वाले मनुष्यों की एक संगठित कॉलोनी से है। बस्ती क्या होता है? देखिए, निपटान, निम्नलिखित में से कौन सा निपटान क्या है? बस्ती के रूप में है। अब बस्ती जो है वो क्या है? निपटान के रूप में। अब इससे क्या होती है, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पे सभी मनुष्य मिलजुल के एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारी कॉलोनियां होती हैं, आप देखते हैं कि कॉलोनी में जैसे कई फ्लोर बने रहते हैं, उसमें लोग रहते हैं, तो उसी प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा? इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, इतनी आसानी से हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल के दिखाओ। ठीक है ना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये मत कहिए कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसे वो वैसे, नहीं जी। आप एकदम याद रखिए कि अपने जीवन को सामान्य लेकर के चलिए। ठीक है, सामान्य लेकर के चलिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जिस दिन आगे बढ़ जाएंगे ना, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, लोग खुद जान जाएंगे। तो आप अपना बस दृढ़ निश्चय संकल्प करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा की तरह, और अपने माता पिता, अपने देश, गांव और अपने लोगों का नाम रोशन कीजिए। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए जी अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सड़कों, नदियों, नहरों की दोनों ओर विकसित होते हैं? अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, ये नदी हो गई, ये सड़क हो गए, तो इनके किनारे जो भी रहती हैं वो रैखिक के रूप में आती हैं। ठीक है ना, किसमें? रैखिक के रूप में। अभी तो मैंने आप लोग को बताया था, पीछे आया था, अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यह निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई समुदाय शहरी बस्ती है या नहीं? याद रखिएगा, शहरी बस्ती है या नहीं ये कौन बताता है? सीधी सिंपल बात। तो देखिए, सुविधाओं की उपलब्धता, बस्तियों के प्रकार, आर्थिक गतिविधियां, 2 और 3 दोनों। तो देखिए 2 3 क्या है? बस्तियों की प्रकृति नहीं, आर्थिक गतिविधियां। देखिए आधुनिक रूप से हम अगर शहर में जाते हैं, शहर में क्या? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है। ठीक है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण है, नए नए अवसर है। तो इन सभी के द्वारा क्या होते हैं, वहां पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा जाते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। अगला, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मैंने जब क्लास भी आप लोगों को कराई है तो कई बार ये चीजें बताई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को एकदम याद रखिए कि जो आप लोगों का ये प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए सन तारापुर, कुंडनकुलम, काकरापारा, इनमें से कोई नहीं, ये है तारापुर। और ये तारापुर है कहाँ जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो भाई
निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय भारमौर क्षेत्र में निवास करता है? भारमौर क्षेत्र में कौन निवास करता है, यही आपको बताना है। भील है, गद्दी है, गुज्जर है, आदिवासी, ये सभी जनजाति हैं। क्या है? जनजाति, ठीक है ना, जनजाति। अब ये देखिए, ये गद्दी हैं। गद्दी कहाँ रहते हैं? मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वत पहाड़ों पे ये लोग रहते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल नहीं है? ये देखो, फलीदार फसल नहीं है मत सोच लेना, जो नहीं है। तो मटर हो गया, ग्राम हो गया, उड़द हो गया, मक्का हो गया। कौन फलीदार फसल नहीं है? आप देखेंगे मक्का जो होता है वो डायरेक्ट दाने में होता है, वो फलीदार फसल नहीं होता है ना भैया। चलो जी, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा जो है उसका अनवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बायोगैस। अनवीकरण जो एक बार खत्म हो जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। तो पेट्रोलियम देखेंगे कि जो हमारे पास है ये एक बार अगर खत्म हो गया, देखिए गैस, गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सभी क्या है कि एक बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा इनको पाना बहुत मुश्किल है। तो याद रखिएगा ये सभी क्या है? अनवीकरण है ना। अगला, देश में क्षेत्रीय रूप से संतुलित कृषि, याद रखिएगा, संतुलित कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1964, 1900, आप देखेंगे कि 88, 90, 78, ये है 1988। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आज का आपका क्लास? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग के कमेंट पढ़ के मैं जरूर उसे लाइक और रिप्लाई देता हूं। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि कैसी लगी क्लास आपको, एक बार जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको चैप्टर वाइज या मिक्स्ड प्रश्न ला सकूं जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो सीयूटी के ही लिए नहीं, जो लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। और कोई भी आर्ट्स की समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। और आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप स्टडी भारत आर्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये है आपका स्टडी भारत आर्ट टेलीग्राम चैनल, और ये है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स। इसे आप ज्यादातर मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, जहां से आपको डेली की पीडीएफ नोट्स फ्री में बिल्कुल मिलती रहती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।